नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। घर लौट रहे मजदूरों के लिए सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान, कांग्रेस उठाएगी रेल टिकट का पूरा खर्च। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से मजदूर लंबे वक्त से फंसे हुए थे। अब जब करीब 1 महीने बाद उन्हें घर जाने की इजाजत मिली तो केंद्र सरकार ने रेल किराए का सारा खर्च मजदूरों से वसूलने का फैसला लिया। इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी सभी जरूरतमंद मजदूरों के रेल टिकट का खर्चा उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फैसला लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई श्रमिक कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा के टिकट का खर्च उठाएगी और जरूरी कदम उठाएगी। सोमवार को जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लागू होने की वजह से देश के मजदूर अपने घर वापस जाने से वंचित रह गए। 1947 के बाद देश ने पहली बार इस तरह का मंजर देखा जब लाखों मजदूर पैदल ही हजारों किलोमीटर चलकर घर जा रहे हैं। सोनिया गांधी ने बयान में कहा है कि जब हम लोग विदेश में फंसे भारतीयों को बिना किसी खर्च के वापस ला सकते हैं, गुजरात में एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, अगर रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री राहत कोष में 151 करोड़ रुपए दे सकता है तो फिर मुश्किल वक्त में मजदूरों के किराए का खर्च क्यों नहीं उठा सकता है। गौरतलब है कि 24 मार्च को जब लॉकडाउन लागू हुआ था तब लाखों की संख्या में मजदूर जहां पर थे वहीं पर फंस गए थे। उसके बाद अब करीब 40 दिन के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत मिली है। राज्य सरकारों के निवेदन पर केंद्र सरकार ने इसके लिए स्पेशल ट्रेन की मंजूरी दी है, लेकिन इस दौरान मजदूरों के किराए का वहन राज्य सरकार उठाएगी, जो कि मजदूरों से ही लिया जाएगा। रेल मंत्रालय के इस फैसले की काफी आलोचना की गई है। न सिर्फ राजनीतिक दल और राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रमिकों से ना ले ट्रेन के टिकट का किराया, उद्धव ठाकरे ने केंद्र से किया अनुरोध। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र से अनुरोध किया है कि वह कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान ट्रेन से अपने गृह स्थान की यात्रा करने वाले प्रवासी कामगारों से किराया ना ले। ठाकरे ने केंद्र को भेजे गए एक पत्र में रविवार देर रात कहा कि राज्य के विभिन्न केंद्रों में 40 दिनों तक करीब 5 लाख प्रवासी कामगारों को खाना और रहने की जगह दी गई और अब उन्होंने मौजूदा हालात को देखते हुए अपने घर जाने की इच्छा व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा, इन लोगों के पास बीते कुछ हफ्तों से आय का कोई स्रोत नहीं है, इसलिए मानवीय आधार पर केंद्र को उनसे यात्रा का किराया नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई गैर सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता आदि प्रवासी कामगारों की ट्रेन टिकटों का खर्च उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। ठाकरे ने संबंधित प्रदेश अधिकारियों से भी कहा कि अगर केंद्र मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे शहरों से प्रवासी कामगारों को उनके घर भेजने के लिए ट्रेन चलाने का फैसला करता है तो उन्हें बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगारों के समूहों को संभालने के लिए तैयार रहना होगा। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने पहले ही रेल मंत्रालय से अनुरोध किया था कि वह प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने में आने वाले खर्च को वहन करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 से लड़ाई में बीजेपी को नाकाम बता एक अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, फिरोजाबाद एमएलए ने भी लिखा शिकायती खत। जी हां दोस्तों, कोविड-19 से देश की लड़ाई और लॉकडाउन में अपनी ही पार्टी को नाकाम करार दिया है। उन्होंने साथ ही पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया और आरोप लगाया है कि केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासन देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लद्दाख के लोगों को राष्ट्रव्यापी बंदी के दौरान घर गांव लाने में असफल साबित हुआ है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा को लिखे खत में दोरजे ने लिखा है, देश भर में इधर उधर फंसे लद्दाख के लोगों को लेकर हमारे यहाँ के प्रशासन की स्थिति संवेदनहीन है। भारत में लद्दाख के लगभग 20,000 लोग हैं जो लॉकडाउन के दौरान विभिन्न जगहों पर फंसे हैं और इनमें मरीज, श्रद्धालु व छात्र भी हैं। हमारे सहयोगी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस उन्होंने इस बाबत बताया। मैंने पूरे मसले को शीर्ष अधिकारियों के सामने भी रखा, जिसपे उपराज्यपाल और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लद्दाख में पार्टी मामलों के प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी शामिल हैं, पर हालात जस के तस हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
शर्मनाक, मध्य प्रदेश में मजदूरों को शौचालय में किया क्वारंटाइन, वहीं खाना भी खाने को मजबूर। जी हां दोस्तों, दुनिया के तमाम देशों की तरह ही भारत भी कोरोना वायरस की मार झेल रहा है। इस वायरस के कारण 17 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को मानवता को शर्मसार करने वाला बताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्रोल किया जा रहा है। जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वह मध्य प्रदेश के गुना की है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रशासन ने किसी सरकारी स्कूल के शौचालय में ही मजदूर दंपत्ति को क्वारंटाइन किया हुआ है। प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन किए गए इस दंपत्ति को शौचालय के अंदर ही भोजन भी दिया जा रहा है। शौचालय में बैठ भोजन करते इस मजदूर दंपत्ति की तस्वीरें देख सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं। वह राज्य के सीएम को शर्म करने की नसीहत दे रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये हमारे समाज के सबसे मजबूत और आखिरी कड़ी मजदूरों की हैसियत देख सकते हैं आप। कुछ लोगों ने लिखा कि क्या हम इसलिए वोट देते हैं कि शौचालय में बैठकर खाना पड़े। कुछ अन्य लोगों ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए लिखा कि आपके राज्य में ऐसा अमानवीय दृश्य देख बहुत शर्म महसूस हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम पद जाने का दुख नहीं, उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में फिर से सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस, कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार 3 मई को दावा किया है कि प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद राज्य में फिर से पार्टी की सरकार बनेगी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा नीति सरकार गिर जाएगी। वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले महीनों में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में वापसी करेगी, कमलनाथ ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है। आज मतदाताओं में बहुत जागरूकता है एवं समझ है। आज मतदाता चुप रहते हैं और सब समझते हैं और यह बात महाराष्ट्र, हरियाणा एवं झारखंड में हुए चुनावों में साबित हो गई कि वे गुमराह नहीं होने वाले हैं। कांग्रेस के 22 विधायकों की त्यागपत्र देने के बाद भाजपा में शामिल होने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, आज मतदाता इन 22 सीटों में समझ रहा है कि किस प्रकार का धोखा उनके साथ हुआ, किस प्रकार कांग्रेस के 22 विधायक लालच से भाजपा में गए। उन्होंने इन उपचुनावों के बाद मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का गिरने का दावा करते हुए कहा, जीतना तो छोड़िए, इनको उपचुनाव में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और मुझे विश्वास है कि जो ये 22 उपचुनाव हैं, आज इनका क्या हाल होगा। सोशल मीडिया देखिए, आप गांवों में जाकर पता कीजिए कि इन बारे में क्या कहा जा रहा है, परिणाम का क्या होगा यह स्पष्ट है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश में राशन नहीं शराब की दुकानें चल रही हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस समय प्रदेश में राशन की दुकान नहीं चल पा रही हैं, लेकिन शराब की दुकानें चलाई जा रही हैं। यह बात उन्होंने भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि जनता दोबारा हम पर भरोसा करेगी और हमारी सरकार बनवाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के 24 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव में कांग्रेस को 20 से 22 सीटें मिलेंगी। चुनाव में यह साफ हो जाएगा कि प्रदेश की जनता क्या चाहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से संबंधों को लेकर पूछे सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि उनसे मेरे संबंध पहले जैसे ही हैं। उपचुनाव में हम सब मिलकर विजय हासिल करेंगे। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के सवाल पर कहा कि वह कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कांग्रेस की पिछली सरकार पर जो भी सवाल उठाए हैं, आप चाहें तो उसकी जानकारी RTI डालकर निकाल ले, सच्चाई सामने आ जाएगी। दरअसल कुछ दिनों पहले सीएम शिवराज सिंह ने पिछली सरकार पर यह आरोप लगाया था कि कमलनाथ सरकार के नेतृत्व में किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। इसके जवाब में कमलनाथ ने कहा कि हर आंकड़ा इंटरनेट पर मौजूद है। उन्होंने शिवराज सरकार को सलाह देते हुए कहा कि वह बचे हुए 6 लाख किसानों का कर्जा माफ करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ बोले, उपचुनाव के बाद नहीं टिकेगी बीजेपी सरकार, 20 से 22 सीटें जीतने का दावा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को मीडिया से रूबरू हुए। कमलनाथ ने दावा किया कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को 20 से 22 सीटें मिलेंगी। कमलनाथ ने इस बात का भी दावा किया कि उपचुनाव के बाद यहां बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार को बीजेपी के उन तमाम आरोपों का भी जवाब दिया जिसके जरिए बीजेपी उनकी सरकार जब सत्ता में थी उसको घेरने का काम कर रही थी। कमलनाथ ने कहा, कोविड-19 से निपटने के लिए तत्कालीन सरकार ने कई बड़े कदम उठाए थे और यदि सरकार नहीं जाती तो कोरोना नियंत्रण को लेकर हम दूसरे प्रदेशों से आगे होते। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने कोरोना वायरस के चलते आईफा वार्ड को स्थगित करने का फैसला लिया था।
साथ ही प्रदेश में टेस्टिंग की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए टेस्ट लैब को चिन्हित किया गया था। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्य सचिव और कलेक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार के कोरोना नियंत्रण के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए जोरदार हमला बोला। उन्होंने अपनी सरकार के समय लिए गए किसान कर्ज माफी के फैसले को जारी रखने और 1 जून से 6 लाख किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। कमलनाथ ने निमाड़ और मालवा में सब्जी पैदा करने वाले किसानों के संकट पर उनकी मदद की जरूरत बताई। कमलनाथ ने राज्य की बीजेपी सरकार से कर्मचारियों को 17% डीए देने के फैसले को तत्काल अमल में लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष का फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी की हार के बाद पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा दिया था। नए पीसीसी चीफ का फैसला और नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान पार्टी को करना है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस के सामने 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चुनौती है। पूर्व विधायकों के पाला बदलने पर उन्होंने कहा कि वो नेताओं की महत्वाकांक्षा का अंदाजा नहीं लगा पाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने कहा, ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से पैसे लेना बेहद शर्मनाक, भाजपा अमीरों के साथ। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और कई ट्रेनें मजदूरों को भेजा गया है। इस दौरान भारतीय रेलवे ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकारों से किराया लिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार गरीब मजदूरों से पैसे वसूल रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से भाजपा सरकार द्वारा पैसे लिए जाने की खबर बेहद शर्मनाक है। आज साफ हो गया है कि पूंजीपतियों का अरबों माफ करने वाली भाजपा अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ। विपत्ति के समय शोषण करना सूदखोरों का काम होता है, सरकार का नहीं। दरअसल देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद से हजारों प्रवासी देश के विभिन्न स्थानों में फंसे हुए थे। कई लोगों ने पैदल चलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर घर जाने का प्रयास भी किया। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रवासियों और देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति दी थी। राजस्थान, झारखंड, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों ने प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में वापस लाने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद पहली सेवा शुक्रवार को सुबह 4:50 पर 1200 यात्रियों के साथ हैदराबाद से झारखंड के लिए चलाई गई। इसके अलावा 5 अन्य सेवाएं नासिक से लखनऊ, अलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया तक चलाई गई। इस संबंध में रेलवे की ओर से एक आदेश भी कहा गया है कि किराए में शयनयान श्रेणी के टिकट की कीमत 30 रुपए का सुपरफास्ट शुल्क और प्रति यात्री भोजन तथा पानी के लिए 20 रुपए शामिल होंगे। यात्रियों को रेलवे से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकारें अपनी ओर से समन्वय और भुगतान करेगी। उत्तर प्रदेश के 800 से अधिक श्रमिकों को लेकर महाराष्ट्र के नासिक से चली पहली विशेष ट्रेन रविवार को सुबह 6 बजे राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के चलते ये श्रमिक 25 मार्च से नासिक में फंसे हुए थे। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान किसी दूसरे राज्य से प्रवासियों को लेकर उत्तर प्रदेश आने वाली यह पहली ट्रेन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, कल से रेड जोन में भी खुलेंगी दुकानें, कंटेनमेंट जोन में पाबंदी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि रेड जोन में भी दुकानें खुली रहेंगी, कंटेनमेंट जोन में ही बस पाबंदी लागू रहेगी। यह आदेश सोमवार से लागू होगा। कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट जोन महाराष्ट्र में व्यापक स्तर पर बनाए गए हैं। ऐसे में केवल रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ही दुकानें को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। MMR और PMR क्षेत्रों में दुकानें कुछ शर्तों के साथ खोली जाएंगी। स्टैंड अलोन शॉप को ही खोलने की अनुमति दी जाएगी। मॉल और प्लाजा में दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केवल गैर जरूरी कमोडिटीज की 5 दुकानें ही हर लेन में खुली रहेंगी। जरूरी दुकानों के लिए संख्या नहीं निर्धारित की गई है। सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। शराब की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी जो किसी भी मॉल और रेस्टोरेंट का हिस्सा नहीं होगी। सैलून और दुकानों पर पाबंदी लागू रहेगी। दुकानों के खोले जाने का समय स्थानीय प्रशासन ही निर्धारित करेगा। मौजूदा हालात को देखते हुए ही प्रशासन फैसला करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
उमर बोले, विदेश से फ्री वापसी, मजदूरों से किराया, कहां गया पीएम केयर्स। जी हां दोस्तों, कोरोना से निपटने के लिए देश में तीसरी बार लॉकडाउन लागू किया गया है। इस लॉकडाउन के चलते लाखों प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। इन प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन तो जारी कर दी है, लेकिन इनको भेजने के एवज में राज्यों से किराया लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मसले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उमर ने ट्वीट करके कहा है कि अगर आप कोरोना संकट में विदेश में फंसे हुए हैं तो सरकार आपको मुफ्त वापस लेकर आएगी, लेकिन किसी राज्य में कोई प्रवासी मजदूर फंसा है तो उसे सोशल डिस्टेंसिंग कास्ट के साथ पूरा खर्च उठाना होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।